अभिभावक शिक्षा आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज संघ के बाल कार्य विभाग की ओर से ये एक विशिष्ट प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उसमें मुझे भी अपना विषय रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकों को। अभिभावक और बालक यानी विद्यार्थी, इसके बारे में चर्चा करते समय प्रारंभ में मैं 3 बातें कहूंगा। वो बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत मूलभूत बातें हैं। पहली बात है, आज के बालक ये 21वीं सदी के बालक हैं, 21वीं सदी, और आज के अभिभावक वो भी 21वीं सदी के अभिभावक हैं। सामान्यतः अभिभावक जब विद्यार्थी से चर्चा करता है, डीलिंग करता है, उससे अपेक्षा करता है, तो वो अपने बाल्यकाल को ध्यान में रख के चर्चा अधिक करता है। उसका बाल्यकाल वो 20वीं सदी का है, आज के विद्यार्थी का बाल्यकाल ये 21वीं सदी का है। इसलिए ये बेसिक बात ये हमें ध्यान करने की है कि विद्यार्थी भी 21वीं सदी का है, अभिभावक भी 21वीं सदी का है। इसलिए हमारे को उनसे संवाद करते समय, उनसे डीलिंग करते समय ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहता हूं, जब शिक्षा की बात आती है, सामान्यतः शिक्षा जगत में शिक्षा को एकेडमिक मानते हैं, संस्कार और विचार इसको अलग बातें मानते हैं। शिक्षा में एकेडमिक अक्षर ज्ञान, विषय ज्ञान और संस्कार और विचार, ये तीनों उसी शब्द में समाहित हैं। तो ये एक बेसिक बात भी अभिभावकों में ध्यान में रहनी चाहिए। और तीसरी बात है, अभिभावक और विद्यार्थी का संवाद कैसा है, आपसी बातचीत कैसी है घर में, वो सरल, सहज, स्वस्थ बातचीत है या अन्य किसी प्रकार की है। इन सब बातों पर अगर चिंतन करेंगे तो हमारे यहाँ परिवार में छोटी छोटी प्रकार की समस्याएं, छोटी छोटी प्रकार की जिज्ञासाएं, तो फिर उसका समाधान स्वतः मिलेगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो क्या ध्यान रखना विद्यार्थियों के संबंध में, तो उसमें एक बात है कि पढ़ाई के संबंध में बालक के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर बहुत सारी बातें थोपी जाती हैं। कौन सा विषय करना है, तुमने ये करना है, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ऐसा थोपने से उसके मन में अलग प्रकार के भाव आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पढ़ाई के लिए कुछ भी थोपे नहीं, बल्कि उसको मोटिवेट करें। मोटिवेट ये संवाद से हो सकता है। दूसरा है, शिक्षा की, पढ़ाई की, विषयों की उसकी समझ बढ़ाएं। वो समझ कैसे बढ़ सकती है, वो चाहे गणित के विषय में है, विज्ञान के विषय में है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के विषय में है, वो हिंदी भाषा के विषय में है या कंप्यूटर साइंस के विषय में है। जितनी उसकी अपनी समझ बढ़ती जाएगी, उतना विषय अच्छा होता चला जाएगा। और दूसरी बात, समझ कर वो पढ़ाई करें। आजकल एक शब्द चलता है, उगलना और निगलना। ये शिक्षा जगत में बड़ा प्रचलित शब्द है। हम में से जो अभिभावक शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, वो इसको सहज जानते हैं। यानी रटो, और रटने के बाद अगले दिन या तो सुनाओ या एग्जाम में लिख करके आओ। तो इससे अलग हट करके वो जो भी पढ़े उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसको समझ कर करे। प्रारंभ में ऐसा करने पर समय अधिक लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्पीड अपने आप विद्यार्थी की बढ़ती चली जाएगी। 2 बातें और घरों में चलती हैं। सामान्यतः बहुत सारे घरों में जाना होता है, बहुत सारे अभिभावकों से बातचीत होती है। एक है, घर में बड़ा कॉमन है विषय, वो है एक्सचेंज ऑफर चलता है। बेटा तुम अपना काम कर लो, फिर तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा। बेटा तुम ये कर लो, फिर तुम्हें आइसक्रीम ला करके देंगे। ये छोटे 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 एक्सचेंज ऑफर बहुत चलते हैं। जब विद्यार्थी बड़ा होता है तो वो फिर विद्यार्थी की ओर से एक्सचेंज ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। ये लाकर दोगे तो मैं पढ़ाई करूंगा, ये लाके दोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो ये एक्सचेंज ऑफर से बचना चाहिए।
दूसरी बात है, पढ़ाई के लिए आजकल के माता पिता ये बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। 10-20 वर्ष पहले उतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती थी, बड़े जागरूक हैं। स्वाभाविक रूप से वो होना भी चाहिए और वो अच्छा भी है आज के युग के हिसाब से। लेकिन उस जागरूकता के चक्कर में जब पढ़ते हैं तो फिर बालक की ओवर केयर भी होना शुरू होती है। एक अभिभावक ने अपने बालक के संबंध में मेरे से बातचीत की कि वो पढ़ता नहीं है, पढ़ता है पर उसको बड़ी टेंशन रहती है, ऐसा होता है वैसा होता है। सारी बातचीत सुनने के बाद मैंने कहा एक चीज मुझे समझ में आई है कि आपके घर में आप बालक की आवश्यकता से अधिक चिंता करती हैं, इसलिए आप भी चिंता में हैं, विद्यार्थी भी चिंता में है। यानी उसकी केयर जो है वो ओवर हो रही है। जब ओवर केयर होती है तो भी जैसा हम विकास शिक्षा की दृष्टि से बालक का सोचते हैं वैसा नहीं होता। फिर जब ओवर केयर होती है तो अपेक्षाएं भी अधिक पाली जाती हैं। अभिभावक ये नहीं सोचता है कि विद्यार्थी की क्षमता कैसी है, उसकी रुचि कैसी है, उसका बेसिक ज्ञान कितना है, वो कितना आगे जा सकता है। नहीं, मेरा बच्चा हर चीज में फर्स्ट आना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनना चाहिए, आगे कंपटीशन है उसके लिए करना ही चाहिए। इसलिए वो अपने मन में समाज में दूसरों को देखते हुए अनेक प्रकार की अपेक्षाएं पालता चला जाता है। वो अपेक्षाएं बच्चे पर थोपता चला जाता है तो वो आगे बढ़ने की बजाय मन में अवसाद और हीन भावना के कारण वो पीछे होता चला जाता है। इसलिए अपेक्षाएं रखनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, अपेक्षाएं पालनी चाहिए, लेकिन वो जितना है, जैसा है, जहां तक जा सकता है उसी अनुरूप हमारी अपेक्षाओं को उसके सामने रखना चाहिए। आजकल परीक्षा के अंकों की बड़ी बात आती है, परीक्षा में कितने अंक आए, तो मेरे तो 80 आए, 90 क्यों नहीं आए, 95 क्यों नहीं आए, 98 क्यों नहीं आए। मेरी उस एक्सपेक्टेशन जो है वो इतनी थी। एक अभिभावकों के साथ चर्चा में एक अभिभावक ने कहा कि मेरी अपेक्षा थी कि 90% आएंगे पर उसके 75% ही आए, और ये कहते हुए माँ जो है रो पड़ी, हम बहुत करते हैं जी, बड़ी चिंता करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अब अंक तो उतने ही आएंगे जितना उसने परीक्षा में लिखा है, और परीक्षा में उतना ही लिखेगा जितना उसने अध्ययन किया है, जितना उसको लर्निंग हुई है, अधिगम हुआ है। इसका मतलब उस माता ने क्या है, अपने बालक से अपेक्षाएं बहुत अधिक पाल रखी है। और ये अगर इतनी चिंता माँ कर रही है, उसको बालक को पता चलेगा, विद्यार्थी को पता चलेगा, तो वो भी हो सकता है अवसाद में आ जाए और अगली कक्षा में 75 भी ना आए, वो 60 ही रह जाए। इसलिए अंकों की दौड़ आज के समय में है, उसकी बजाय उसको आता क्या है। घर में अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं या आपके आसपास कोई ऐसे पढ़े लिखे हैं, तो ये जानने का प्रयास करें जिस कक्षा में है, जो विषय वो पढ़ रहा है, उसमें उसको कुछ आता भी है कि नहीं है, या केवल अंक ही लिए जा रहे हैं। कई बार अंक आते रहते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है, तो इसके बारे में भी एक सोचने की आवश्यकता है। कुछ बातें अभिभावकों को और विद्यार्थी को ध्यान में रखकर घर में करने की आवश्यकता है। उसमें से पहली बात है कि घर में वो उनके लिए क्या उपलब्ध कराए। आजकल विद्यार्थी की भी डिमांड बहुत होती है, अभिभावक को भी लगता है कि विद्यार्थी के लिए ऐसी ऐसी चीजें आनी चाहिए। लेकिन मैं एक 3-4 चीजों की बात कहूंगा कि वो अभिभावक विद्यार्थी के लिए उपलब्ध कराए। पहली बात है कि घर में छोटा सा पुस्तकालय बने। केवल टेक्स्ट बुक्स को ही पढ़ना नहीं, तो उसके अलावा अन्य साहित्य भी वो खाली समय में पढ़ सके। इसलिए अच्छी जीवनियां, अच्छी कहानियां, उसकी पुस्तकें घर में उपलब्ध कराए। अंग्रेजी में कोट्स है, ए रूम विदाउट बुक्स लाइक बॉडी विदाउट सोल। अगर कक्ष में किताबें नहीं है तो वैसे ही लगता है जैसे शरीर में आत्मा नहीं है। वो घर में रहेंगी तो बालक उसको खाली समय में, जब उसको समय लगेगा, पढ़ेगा, देखेगा, रुचि होगा। और दूसरा है, घर में उसके लिए समाचार उपलब्ध कराएं। जैसे हम जब पढ़ा करते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो इंग्लिश का पेपर, न्यूज़पेपर है, वो पढ़ा करिए रोज।
शुरू में समझ नहीं आएगा, लेकिन 15 दिन में, 1 महीने में धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। भाषा जितना उपयोग करते हैं उतनी ही आती है। बाद में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा तो एक 1/4 जो % है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो कम्युनिकेशन स्किल पर निर्भर करता है। किसी भी वो इंडस्ट्री में, किसी भी जॉब में अथवा किसी भी बिजनेस में कल को जाने वाला है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो घर में पुस्तकालय और घर में समाचार पत्र, और तीसरा है वो है शब्दकोश, डिक्शनरी। नए नए शब्द जानने हैं, शब्दों का अर्थ जानना है, वो शिक्षा की दृष्टि से शब्दकोश आवश्यक है। आज शब्दकोश नहीं मिलता, तो एक अंग्रेजी का, एक हिंदी का, और अगर संस्कृत भाषा में भी पकड़ बनानी है तो एक संस्कृत भाषा का शब्दकोश, हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू संस्कृत। और अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज की रुचि है, कुछ क्षेत्रों में रहती है, तो फिर हिंदी तो वो फ्रेंच है, वो रशियन है, वो ऐसी जो भी भाषा ऐसी सीखनी है उसका शब्दकोश रहे, उसको जो जानना है वो उसमें से हो सकता है। इससे उसकी रीडिंग हैबिट्स भी बढ़ेगी। जब वो हायर एजुकेशन में चला जाता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है। वहां एक बुक में सिलेबस नहीं मिलने वाला है। जो प्रोफेसर है वो केवल लेक्चर दे करके चला जाएगा, सारे लेक्चर भी होंगे कि नहीं होंगे, तो लाइब्रेरी में बैठकर खुद स्टडी करना, अपने सिलेबस के टॉपिक्स को अलग अलग बुक्स में ढूंढना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। ये हम सब जो यूजी पीजी पढ़े हैं उन सबको जानकारी है। इसलिए रीडिंग हैबिट इससे बढ़ने वाली है। और दूसरा है लेखन की आवश्यकता। तो लिखने में कई बार अरुचि रहती है, स्पीड नहीं रहती, अच्छी नहीं रहती, तो स्कूल का काम तो होता ही है, लेकिन प्रतिदिन क्या बालक का घर में अभ्यास बन सकता है क्या कि वो 300 शब्द प्रतिदिन किसी ना किसी विषय पर लिखे। धीरे 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 उसका जब अपने आप अभ्यास बनना शुरू होगा तो उसको बड़ी कक्षाओं में, खासकर 9वीं से 12वीं और हायर एजुकेशन में तो बिल्कुल वो उसको काम आने वाला है। पुस्तक का टॉपिक नहीं है, कोई भी टॉपिक सोचे, मन में जो आता है उसको 300 शब्दों में लिखे, तो ये उसके लिए लिखने की क्षमता को बढ़ाएगा। फिर अभिभावक को और क्या करना है, तो विद्यार्थी की दिनचर्या निश्चित करवानी है। सामान्यतः घरों में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इस पर ध्यान दिया जाता है तू पढ़ता ही रहे। तो दिनचर्या निश्चित करवाना ये बहुत आवश्यक है। और दिनचर्या अभिभावक को नहीं बनानी है, विद्यार्थी और अभिभावक की आपसी चर्चा के आधार पर वो बननी चाहिए। विद्यार्थी क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, और इस सारे में पढ़ने का समय निश्चित हो। अब पढ़ने का समय कौन सा उपयुक्त है अगर ये पूछेंगे तो विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रातः काल अगर लर्न करना है तो सबसे अच्छा है। जितना समय दिन भर में याद करने में लगेगा उससे आधा समय या 1/3 समय प्रातः काल लगेगा, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होता है। लिखने का काम शाम को करे, पढ़ने का काम सुबह करे, रात को देर तक ना पढ़े। हायर एजुकेशन में चल सकता है, लेकिन स्कूल एजुकेशन में देर तक पढ़ेंगे तो प्रातः काल नींद पर उसका असर होगा। तो अगले दिन जो है कक्ष में या अगले दिन की पढ़ाई में वो ठीक से भाग नहीं ले सकेगा, सुस्ती रहेगी। भोजन के तुरंत बाद नहीं पढ़ना, इसका भी ध्यान रखने वाली आवश्यकता है। तो ऐसे ध्यान करके दिनचर्या बनाए, उसमें पढ़ाई का भी समय हो और दूसरी बात उसमें खेल का भी समय हो। आज के समय में खेल को अवॉइड करते हैं। एक सोशल मीडिया में पोस्टर चलता है कि पहले बालक खेलता था तो उसको पकड़ करके माँ ले जाती है घर के अंदर की वो जरा जाके पढ़ाई करे, और बाद में आजकल चलता है कि वो गेम में मोबाइल में लगा उसको बाहर ले जाया जाए। तो इसके बारे में भी एक सोचने की आवश्यकता है। फिर दिनचर्या जो बन गई है वो उसका पालन स्वतः करे, स्वयं उसका पालन करे। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें चाहिए, प्रतिदिन कुछ काम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन स्वयं पालन करेगा तो फिर आपको चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक बात और उसमें ध्यान, जब वो पढ़ रहा है, खास करके ये 8वीं तक का विद्यार्थी है, उसके साथ उसकी माता या कोई भी बड़ा बैठ सकता है क्या? बताना कुछ नहीं है, करवाना कुछ नहीं है, टोकना भी नहीं है, लेकिन
केवल साथ बैठना है, इसका असर भी उसके मन पर बहुत अच्छा पड़ता है कि मेरी माँ या मेरे बड़े मेरे साथ बैठते हैं। उसको कोई कठिनाई आएगी वो आपसे पूछ लेगा, आपने नहीं टोकना है, इसका ध्यान रखना है। बड़ी कक्षा में वो उसको एकांत मिलना चाहिए। एकांत का मतलब एक ही कमरे में टीवी चल रहा है, उसी कमरे में वो भी पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा जहां अन्य डिस्टरबेंस ना हो, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर दो तरह के विद्यार्थी रहते हैं, वैसे तो तीन तरह के। एक पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं, एक पढ़ाई में बहुत होशियार रहते हैं, एक एवरेज रहते हैं। तो जो पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं उसको कहते रहते हैं तू कमजोर है, तू पढ़ता नहीं है, तू ऐसा है वैसा है, उसको उलाने ही मिलते रहते हैं। इसकी बजाय अब अभिभावक अगर ये जानने का प्रयास करेगा कि वो कमजोर क्यों है, वो अपने अध्यापक की सहायता ले सकते हैं कि क्यों कमजोर है। वो लिखने में है, पढ़ने में है, याद करने में है, सीटिंग में है, किस चीज में कमजोर है। अगर आपने उस चीज को खोज लिया कि वो किस बात में कमजोर है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हर विद्यार्थी हर विषय में अच्छा नहीं हो सकता। बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हर विद्यार्थी हर विषय में अच्छा ये नहीं हो सकता। तो वो गणित में अच्छा है कि इंग्लिश में अच्छा है कि हिंदी में अच्छा है, उसकी रुचि का विषय क्या है, ये भी खोजने की आवश्यकता है। उसी में उसको प्रोत्साहन किया जाए। फिर एक विषय चलता है प्रतियोगिता, कंपटीशन। दूसरा चलता है तुलना, दूसरे से तुलना। इस चीज से अभिभावक को बचना चाहिए। आप कहेंगे कि आजकल कंपटीशन का जमाना है, इससे कैसे बच सकते हैं? तो नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, नो कंपल्शन। लेकिन इसका भाव क्या है? अगर कंपटीशन करना है तो वो स्वयं से करे। मैं पिछले महीने कैसा था, इस बार कैसा हूं, पिछले वर्ष कैसा था, इस वर्ष कैसा हूं, इसके बारे में सोचे। और नो कंपैरिजन, फला के बेटे के इतने नंबर आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, ऐसा वो बार बार उसको जब सुनने को मिलता है तो कठिनाई आती है। इसलिए कंपैरिजन भी उसी को अपने से ही करने दे, दूसरे से ना करें, नहीं तो मन में अवसाद रहेगा, बायसनेस आ जाएगी। और तीसरा नो कंपल्सन, जब आप उसको स्वतः प्रेरित करने वाला बनाएंगे, धक्काशाही नहीं करेंगे। धक्काशाही से एक्शन का रिएक्शन होता ही है, ये आप घरों में देखते हैं। तो इसके बारे में करने वाली बात है। फिर एक विषय आता है कि आयु वर्ग के अनुसार डीलिंग का प्रकार ये अलग अलग हो जाता है। चाणक्य ने एक श्लोक कहा है बालकों के लालन पालन के बारे में, वो मैं जरूर उल्लेख करूंगा। वो है लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। इसका मतलब ये है, जब बालक 5 वर्ष तक की आयु है, उस आयु तक उसका लालन पालन बड़े लाड प्यार से होना चाहिए। उसको कोई डांटना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, बड़े स्नेह पूर्वक होना चाहिए। 10 वर्षानी ताड़िए, अगले 10 वर्ष यानी 6 वर्ष से लेकर और 16 वर्ष तक की आयु तक, 15 वर्ष तक 16 वर्ष की आयु तक नियम पालन, अनुशासन, समय पालन, संस्कार, इसके प्रति अभिभावकों में दृढ़ता चाहिए। वो जो चीजें इस काल में उसके जीवन में आएगी, जीवन भर वो रहने वाली है। इसके लिए अगर अभिभावक को सख्त भी होना पड़े तो वो उसको होना चाहिए। और तीसरा, जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है तो उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। हरियाणा के संबंध में गांव में कहावत चलती है, पिता की जूती अगर बेटे के पाँव में आनी लग जाए तो पिता को बेटे से मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी आम कहावत चलती है। वो चाणक्य ने जो कहा वो वही है। तो इसके बारे में करने की बात है। और एक विषय आज के संबंध में है, मैंने 21वीं सदी की बात की है, वो है मोबाइल और इंटरनेट, और उसका उपयोग क्या हो और दुरुपयोग क्या हो। कमल जी से चर्चा हो रही थी तो चर्चा में आया कि ये एक ट्रेंडिंग प्रश्न है, यानी सबसे अधिक पूछा गया है ये आज के समय में, और उसका पढ़ाई पर प्रभाव, दुष्प्रभाव, सब चीजों
और ऑनलाइन क्लासेज ये सब चलता है। तो मैं दो छोटे छोटे उदाहरण रखूंगा। पहला है, मैं ये बात है 2001-2 की, सोनीपत में रहता था, एक स्वयंसेवक के घर में गया, उसके बाद शाखा का मुख्य शिक्षक का दायित्व था। घर में जब गया तो मैंने कहा कि शाम का समय हो गया है, समाचार आ रहे होंगे, जरा टीवी लगा दो, समाचार देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब टीवी मतलब समाचार सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। मैंने कहा ऐसा कौन सा टीवी आ गया जिसमें दिखता नहीं है, सुनता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में टीवी ही नहीं है, रेडियो है, केवल रेडियो पर सुन सकते हैं। तो मैंने कहा कमाल की बात है, उस समय टीवी का प्रचलन पर्याप्त हो गया था, सब जगह टीवी मिलते थे। और वो कि ऐसा नहीं कि बहुत सामान्य परिवार था, उनके पिताजी डॉक्टर थे, सेक्टर में उनका घर था, बड़ी सब ठीक ठाक था। तो मैंने कहा ये कैसे है? हमारे घर में माता पिता और सब तीनों भैया बहनों ने मिल करके तय किया है कि जब तक हम बड़ी कक्षाओं में नहीं आ जाते तब तक घर में टीवी नहीं आएगा, रेडियो से ही समाचार और बाकी कार्यक्रम मनोरंजन सुनेंगे। बहुत बड़ी दूरदृष्टि सोच करके उन्होंने ये विचार किया है। और बाद में वो बालक ऐसा नहीं है कि पढ़ाई और बाकी जानकारियों में पिछड़ा है, वो IITN है, IIT से उन्होंने इंजीनियरिंग की है और आज वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा अच्छा सेट है। और उनकी जो दो बहनें हैं वो भी अलग अलग ऐसे सेट हैं। दूसरा उदाहरण दूंगा मैं हिसार का। हिसार में जिला प्रचारक था, एक घर में गया, तो ये बात है 2010-11 की। उस समय कंप्यूटर का प्रचलन अच्छा हो गया था, तो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल की बात आती है। तो मैंने देखा कि घर में जो कॉमन रूम है उसमें PC रखा है, कंप्यूटर रखा है। तो मैंने कहा आपने यहाँ क्यों रखा, अलग ये जगह क्यों नहीं रखा? तो उन्होंने कहा ऐसा है, बालक को जब भी काम करना है अगर इंटरनेट पर, तो वो इस पर जब करेगा तो इस कॉमन रूम में कोई ना कोई हर समय आता जाता रहता है, तो वो केवल अपने काम के लिए ही उसको खोलेगा। इंटरनेट और कंप्यूटर पर अन्य जो ऐसी चीजें हैं बालक को नहीं देखनी चाहिए, वो नहीं खोल पाएगा। अगर वो अलग कमरे में कंप्यूटर रहता है तो उसकी कठिनाई आती है। तो मोबाइल के संबंध में भी अगर बालक को मोबाइल दिया है तो क्या आपकी देख रेख में और आपके पर्यवेक्षण में वो कर रहा है क्या? YouTube पर वो वीडियो तो देख रहा है, लेकिन उसकी सर्च में नीचे भी ऑप्शन आ रहे हैं, वो उसके थंबनेल उसको आकर्षित करते हैं अन्य वीडियो देखने के लिए। वो वास्तविकता में पढ़ाई वाली वीडियो नहीं, उसके मन में दूसरी चीजें चल रही हो। तो पर्यवेक्षण में देखेगा, आप साथ बैठेंगे, ये बात है। दूसरा, घर में मोबाइल के संबंध में कोई नियम व्यवस्था आपने बनाई है क्या? कितना समय की उसको आवश्यकता है, कितना समय उसको मिलना चाहिए? आज बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं कि मोबाइल के अधिक उपयोग से बालक की आंखें टेढ़ी हो गई है, नजर कमजोर हो गई है, उसके मन पर काफी प्रकार का असर पड़ा है, क्योंकि ई-लर्निंग चल रही है लॉकडाउन के दौरान। इसलिए ये घर में नियम बनाना, कितनी आवश्यकता है उतना ही देना और आपके पर्यवेक्षण में देना। कौन सी कक्षा तक उसको स्वतंत्र रूप से मोबाइल देना है कि नहीं देना, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। और एक अंतिम बात कह करके मैं अपना विषय पूर्ण करूंगा, समय बढ़ रहा है। वो ये है कि बालक को छोटी आयु से ही शिक्षा के बारे में स्वावलंबी बनाएं। आप कहेंगे तभी वो पढ़ेगा, आप धक्काशाही करेंगे तभी वो पढ़ेगा, आप एक्सचेंज ऑफर करेंगे तभी वो पढ़ेगा। इसकी बजाय वो स्वयं प्रेरित हो करके पढ़े, स्वावलंबी बने, इसके बारे में घर में जागरूक करने की, मोटिवेशन करने की, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। परावलंबी रहेगा तो जीवन भर परावलंबी रहेगा, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। और ये सब होगा तो फिर 12वीं 10वीं के बाद क्या विषय लेना है, 12वीं के बाद किस फील्ड में जाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना क्या है, वो सब चीजों में सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। और दूसरा, इस सारे के लिए बालक के अंदर 2 प्रकार के गुण विकसित करने की आवश्यकता है। एक है कर्ता भाव, मुझे करना है, मेरा ये दायित्व है। हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं ना, कर्ता ने किया, यानी मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है, ये भाव उसके अंदर आएगा तो फिर सब चीजें अपने आप होंगी। और दूसरी बात है, वो है दायित्व बोध। इस चीज का दायित्व मेरा है, मुझे ही करना है। कर्ता भाव और दायित्व बोध, ये अगर विद्यार्थी के संबंध में विकसित हो जाता है तो शिक्षा क्या, बहुत सारी बातें उसमें से सहज रूप से होती हैं
और विद्यार्थी शाखा जाता है, और शाखा में ये दोनों भाव उसमें सहज भाव से विकसित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शाखा विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधक नहीं है, वो सहायक है। उसके बहुत सारे गुणों का विकास ये वो करती है। मैंने कुछ गुणों की चर्चा अपने उद्बोधन में की है। वो सारे गुण विद्यार्थी काल में आते हैं। इसलिए शाखा और घर में पढ़ाई, इस सब का सामंजस्य भी बनाने का काम ये विद्यार्थी का ही है। जब उसके अंदर स्वयं में दायित्व बोध और कर्ता भाव आएगा तो उसको भी वो सामंजस्य बनाकर अच्छी पढ़ाई भी करेगा, शाखा के माध्यम से अच्छा स्वयं सेवक, अच्छा नागरिक भी बनेगा। इतना कह के मेरी बात मैं पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। आपने शिक्षा विषय पर अभिभावकों के सभी प्रश्नों के उत्तर अपने वक्तव्य में शामिल किए ही हैं। फिर भी एक प्रश्न का उत्तर मैं अभिभावकों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए अभिभावक उसमें कैसे सहायता कर सकते हैं, उनको कितना उनके लक्ष्य के लिए उनको बोलना चाहिए या बताना चाहिए। छोटा सा उदाहरण देके इस विषय को मैं पूरा करता हूँ। एक घर में गया था, एक बालिका है, तीसरी कक्षा में पढ़ती है। उसकी ड्राइंग में बहुत अच्छी रुचि है, और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही है, कक्षा बढ़ रही है, और ये रुचि पहली कक्षा से है, तो घर में ड्राइंग आर्ट के लिए बहुत सारी सामग्री उसके पास आती रहती है और वो करती रहती है, तो उसकी उसमें रुचि भी बढ़ती रहती है। लेकिन उसकी दादी कहती है रुचि तो अच्छी है, लेकिन इसको आर्ट वाला सब्जेक्ट तो हम नहीं दिलाने वाले। अर्थात घर में उसके अभिभावक यानी दादी ने भी ये सोच के रखा है इसको आर्ट नहीं दिलाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप भले ही सब्जेक्ट दूसरा दिलाएं, लेकिन घर में वो जो ये अलग से करती है इसको रोकिए मत। हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ गुण रहता है, कुछ ना कुछ उसकी रुचि रहती है, कुछ ना कुछ उसका पैशन रहता है। तो मैं उसमें ये कहता हूं कि उसका पैशन क्या है, उसकी रुचि क्या है, इसको आप ढूंढिए और उसको प्रेरित करिए। उसके लिए आप क्या क्या उपलब्ध करा सकते हैं, क्या क्या माहौल कर सकते हैं। आज ऐसा नहीं है कि साइंस साइड में जाएंगे तो ही सफल हो पाएंगे, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में जाएंगे तो ही सफल हो पाएंगे। आर्ट में जाना बेकार है, वो ठीक नहीं है, ह्यूमैनिटीज अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी फील्ड में जाएंगे, लेकिन उस फील्ड में अगर पैशन है, रुचि है, तो बढ़ सकते हैं। अभिभावकों को यह ध्यान करना है कि उसकी जो बेसिक चीजें हैं 10वीं कक्षा तक वो कैसे अच्छी हो सकती हैं। उसकी समझ, उसकी रीडिंग हैबिट्स हैं, उसकी लेखन वाली कला है, उसके दायित्व बोध हैं, अपने आप पढ़ने वाला है, ये बुद्धि की समझ का विकास कैसे है, उसको ये ध्यान देना है। और उसका पैशन किस विषय में है, उस विषय में वो आगे बढ़े। इसके बारे में अगर समझ बढ़ेगी तो मुझे लगता है लक्ष्य वो उसमें से अपने आप निर्धारित हो जाएगा। अब कोई सोचे कि उसकी तो फोटोग्राफी में रुचि है, लेकिन आज बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में फोटोग्राफी बहुत अच्छा प्रोफेशन हो गया है, उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट में है, तो फाइन आर्ट्स करके वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में बड़े स्थानों पर जा सकता है। तो पैशन, रुचि ढूंढना, उसको विकसित करना, उसके हिसाब से उसको लक्ष्य थोपना नहीं है, सहज भाव से है।